दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। भारतीय मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कम दबाव का क्षेत्र 4 दिसंबर 2023 की सुबह लगभग 8:30 बजे एक चक्रवाती तूफान के रूप में विकसित हो गया, जिससे भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के प्रभावित होने की, नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना है। यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा। हमारे टॉपिक का नाम होगा चक्रवाती तूफान मिचोंग। इस चक्रवाती तूफान का नाम मिचोंग है। आखिर कैसे बनते हैं चक्रवात? आईएएस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में चक्रवात का निर्माण कैसे होता है। अभी तक भारतीय मौसम विज्ञान संगठन की जानकारी के अनुसार 4 दिसंबर 2023 की सुबह लगभग 8:30 बजे ये दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित एक कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे चक्रवाती तूफान के रूप में विकसित हो गया, जिसके 5 दिसंबर 2023 को लगभग दोपहर 12 बजे आंध्र प्रदेश के बापटला में टकराने की संभावना है और इससे भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों जैसे दक्षिणी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व्यापक रूप से और उत्तर पूर्वी तमिलनाडु के प्रभावित होने की अधिक संभावना है। धीरे धीरे ये चक्रवाती तूफान स्पीड पकड़ रहा है, गति पकड़ रहा है और इसमें वायु की गति 90-100 किलोमीटर पर आवर से लगभग 110 किलोमीटर पर आवर रहने की उम्मीद है। इस गति को ये पकड़ सकता है और भारत के अलग अलग राज्यों ने और केंद्र सरकार ने इससे जूझने के लिए, इसकी तैयारियों के लिए अपनी एनडीआरएफ की टीमें भी तैयार कर दी हैं। इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया जिससे ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। अब हम ये देखेंगे कि वस्तुतः चक्रवात बनते कैसे हैं। इसके बाद आईएएस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये पक्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका सामान्य तौर से चक्रवात का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे बचाव के उपाय के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं और अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये हमारे आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा हुआ है। उसके ज्योग्राफी भूगोल खंड से ये जुड़ेगा और सामान्यतः करंट अफेयर्स का टॉपिक तो ये है ही। आपको आगे बढ़े इससे पहले एक सूचना देनी है और सूचना ये है कि इन फोकस प्रोग्राम की टाइमिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। आज ही से ये प्रोग्राम सुबह 8 बजे आया करेगा और आप अब से इसी टाइमिंग को इन फोकस प्रोग्राम के लिए फॉलो करें। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वस्तुतः चक्रवात बनते कैसे हैं। चक्रवात बनने से पहले हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि वस्तुतः थंडर स्टॉर्म, जिसको हम सामान्यतः तड़ित झंझावात के नाम से जानते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। अगर तड़ित झंझावात की प्रक्रिया को हम सामान्य तौर से समझ ले तो हम चक्रवात की प्रक्रिया को समझ जाएंगे, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति ही वस्तुतः चक्रवात के रूप में कहलाती है। तड़ित झंझावात का क्या मतलब है? जैसे भारत जैसा देश एक उष्णकटिबंधीय देश है जो सामान्य तौर से उसकी धरातल पर अधिक ऊष्मा प्राप्त करता रहता है सूर्य की। जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा हुई 0 डिग्री, ये कर्क रेखा हुई 23.5 डिग्री उत्तर और ये मकर रेखा हुई 23.5 डिग्री दक्षिण। भारत की स्थिति कहां पर है? भारत की स्थिति लगभग यहां पड़ेगी। भारत का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है, वो कैसे है? जैसे अगर आप लैटिट्यूड को देखें, अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार को देखें तो वो 8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ से 37 डिग्री 6 सेकंड नॉर्थ में इसका विस्तार है। यानी इस प्रकार से इसका विस्तार इस अक्षांश रेखा पर पड़ता है। और अगर आप इसके देशांतरीय विस्तार को देखें कि ये ईस्ट क्षेत्र में पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स। यानी इसका जो विस्तार है, इस भारतीय जो क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य तौर से वायु गर्म होती है, तापमान उष्ण होता है और आर्द्र होता है, और इसी क्षेत्र में सामान्य तौर से ये चक्रवात आते हैं। जब पृथ्वी
पर ऊष्मा की विकिरणें पड़ती हैं और तापमान में वृद्धि होती है, तो वायुमंडल में उपस्थित जल के कण धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होते हैं। यानी जल की बूंदें धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होती हैं ऐसे, और ऊपर तापमान में कमी के कारण ये बूंदें जमना शुरू हो जाती हैं, और यही वर्षा के रूप में नीचे आती है, वर्षा बूंदों के रूप में नीचे आती है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो तापमान में वृद्धि के कारण वायु हल्की हो जाती है। हल्की वायु का गुण क्या है कि वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, उसका स्थान भारी वायु लेती है, कम दाब के कारण वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे तापमान में वृद्धि के कारण जब वायु ऊपर की तरफ बढ़ती है और ये पवन धीरे धीरे प्रबल होती चली जाती है, प्रबल हो जाती है, तो इन जल वाष्प जो ये वर्षा की बूंदें हैं, इनसे इनका घर्षण होता है, इनसे इनकी परस्पर क्रिया होती है। इस परस्पर क्रिया के कारण एक ध्वनि उत्पन्न होती है, बिजली कौंधती है, जिसको हम तड़ित झंझावात कहते हैं, तड़ित झंझावात। इसी को आप थंडर स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि के कारण वायु हल्की हो जाती है, वायु ऊपर उठती है, और जब तापमान में वृद्धि के कारण वायु की एक बहुत बड़ी राशि तीव्र वेग से ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो आप जानते हैं कि और वर्षा की जो बूंदें नीचे की तरफ गिरती हैं, उससे परस्पर क्रिया होती है गिरती जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती वायु के बीच। इसी से एक तड़ित झंझावात, थंडर स्टॉर्म की स्थिति पैदा होती है। आप ये भी जानते हैं कि जब हमारे वायुमंडल में उपस्थित जल कण गर्मी के कारण, तापमान में बढ़ोतरी के कारण वाष्प में परिवर्तित होते हैं, तो ये वायुमंडल में उपस्थित ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। जल वाष्प में जब ये परिवर्तित होते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित ऊष्मा के कारण ही कोई भी जल का कण वाष्प में परिवर्तित होता है। अब ये वाष्प ऊपर जाकर के वर्षा की बूंदों के रूप में भारी हो जाती है, यानी जम जाती है, और वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे गिरती है। जब ये जल वाष्प पुनः गैस से द्रव में परिवर्तित होती है, तो इसने जल वाष्प बनने की प्रक्रिया में जो ऊष्मा ग्रहण की थी, वो ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त होती है। इससे वायुमंडल में उसके आसपास उपस्थित जो वायु राशियां होती हैं वो गर्म हो जाती है। ये जो गर्म वायु है ये ऊपर की ओर उठती है और उस क्षेत्र का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। इससे तड़ित झंझा का जो केंद्र होता है, जहां पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है, उस पर उच्च वेग की अधिक वायु उसकी तरफ घूमती है, और इस घटना की जब पुनरावृत्ति बार बार होती है तो उच्च वेग की जो अलग अलग राशि होती है वो एक कुंडली के रूप में इस प्रकार से कुंडली के रूप में घूमती है, और इस घटना की पुनरावृत्ति के कारण एक निम्न दाब के तंत्र का निर्माण होता है, जिसको हम चक्रवात कहते हैं। यही घटना चक्रवात के नाम से जानी जाती है। चक्रवात का जो सामान्य तौर से पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई होती है वो 10 से 15 किलोमीटर होती है। इसका जो केंद्रीय क्षेत्र होता है वो काफी शांत क्षेत्र होता है, निम्न दाब का क्षेत्र, और इस शांत क्षेत्र को हम इसका नेत्र कहते हैं चक्रवात का, जिसका व्यास 10 से 30 किलोमीटर व्यास होता है। इसके बाहर का जो क्षेत्र होता है जिसमें उच्च वेग की पवनें चलती हैं और सघन वर्षा वाला क्षेत्र होता है, उसका दायरा लगभग 150 किलोमीटर का हो सकता है। अगर आप यहां देखें इस मैप में तो ये उसी दायरे को अभिव्यक्त करती है जिससे बड़ा क्षेत्र चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना रहती है। ये चक्रवात इसी प्रकार से निर्मित होते हैं। चक्रवात को दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सामान्य तौर से भारतीय हिंद महासागर के क्षेत्र में चक्रवात को साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इसको अमेरिकी क्षेत्र में सामान्य तौर से हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत का क्षेत्र है
वहां जैसे जापान, फिलीपींस में से टाइफून के नाम से जाना जाता है। ये अपने क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर जान माल को प्रभावित करता है, संपत्ति को प्रभावित करता है। और अगर इसकी गति बहुत ज्यादा हो, कई बार इसकी गति 150 किलोमीटर पर आवर से 250 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जिससे क्या होता है कि ये बड़े स्तर पर आधारभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको प्रभावित करता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे जल आपूर्ति से जुड़ा हो, चाहे ये बिजली से जुड़ा हो, चाहे ये संचार की अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ा हो, कम्युनिकेशन से जुड़ा हो, चाहे ये परिवहन से जुड़ा हो। साथ ही चक्रवात के कारण जो बहुत सामान्य तौर से समुद्री क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं, यह अपने साथ बहुत तटीय क्षेत्रों के अंदरूनी क्षेत्र में समुद्र के पानी को भी अंदरूनी क्षेत्र में ले आते हैं। उससे जो फसल है वो बहुत नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है। और एक जो जबरदस्त प्रभाव इसका ये पड़ता है कि इस खारे पानी के उर्वर भूमि में प्रवेश करने के कारण कई वर्षों तक ऐसा संभव होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और फसल उत्पादन कम हो जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है जो किसानों पर पड़ता है। इसके साथ साथ जनसंख्या का बहुत बड़े स्तर पर विस्थापन भी हो सकता है। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रभाव है। और इन प्रभावों को कम करने के लिए, जान माल की हानि को कम करने के लिए, संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए अलग अलग सरकारों द्वारा इसके अंतर्गत कदम उठाए जाते हैं। जैसे भारत सरकार ने अभी जिन तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान मिचोंग आ रहा है वहां पर एनडीआरएफ की 18 टीम यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 18 टीम उपलब्ध कराई है और 10 टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो तटीय क्षेत्रों का तटरक्षक बल है और सेना और नौसेना भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है जो इस चक्रवाती तूफान मिचोंग से बहुत अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इन प्रभावित क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करके अलर्ट जारी किया गया है। जैसे अगर आप इसके उदाहरण के तौर पर देखें तो आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही तमिलनाडु के चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम को भी हाई अलर्ट पर रखने के साथ साथ वहां सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। सार्वजनिक संस्थानों को बंद भी किया गया है। साथ ही सभी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन से, समन्वय से काम कर सकें और कौन सा क्षेत्र कहां किस स्तर पर प्रभावित हो रहा है और लोगों को कहां पर मदद की आवश्यकता है, इस संपूर्ण कार्य योजना में एक समन्वय स्थापित करने के लिए निगरानी तंत्र भी बनाया गया है। आपातकालीन स्थिति के लिए पर्याप्त वाहन तैनात किए गए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जब इस पूरे चक्रवात में फंसता है तो उन्हें मेडिकल की भी आवश्यकता हो सकती है, चिकित्सा की आवश्यकता होती है, खान पान की आवश्यकता होती है। इसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा शिविर बनाए गए हैं और नागरिक आपूर्ति व्यवस्थाओं को भी खड़ा किया गया है। ये सामान्य तौर से बचाव के लिए इसी प्रकार के कदम उठाए जाते हैं और पूरी राज्य को जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र है मुख्य, उनको हाई अलर्ट पर जारी कर दिया जाता है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? जापान और फिलीपींस में चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हरिकेन, चक्रवात, टाइफून या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।